Good morning, students. Welcome to the TSN school. Today we will continue with our last chapter, chapter number 2, Writing and City Life. Now come at the page number 44. The kings of Mari, however, had to be vigilant. Herders of various tribes were allowed to move in the kingdom, but they were watched. जो राजा है मारी के, उन्हें बहुत ही सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि जो चरवाहे थे, हर्डर्स थे, वो अलग अलग ट्राइब से थे, अलग अलग जनजातियों के थे, तो उन्हें अलाउ तो था किंगडम में मूव करना, यानी कहीं भी आना जाना अलाउ था, लेकिन फिर भी उन पर नज़र रखी जाती थी. द कैंप्स ऑफ हर्डर्स आर मेंशन्ड फ्रिक्वेंटली इन लेटर्स बिटवीन किंग्स एंड ऑफिसर्स. जो कैंप्स होते थे उनके बारे में उनका जिक्र होता था फ्रिक्वेंटली, यानी बार बार जो राजा और जो ऑफिसर्स होते थे उनके जो बीच में जो पत्राचार होते थे उनमें उन कैंप्स के बारे में जानकारी होती थी. इन वन लेटर एन ऑफिसर राइट टू द किंग दैट ही हैज़ बीन सीइंग फ्रिक्वेंटली फायर सिग्नल्स एट नाइट सेंट बाय वन कैंप टू अनदर एंड ही सस्पेक्टेड दैट रेड और एन अटैक इज बीइंग प्लान्ड. तो एक पत्र में इस तरह का जिक्र है जो एक ऑफिसर ने राजा को लिखा था कि उसने रात के समय में एक कैंप से बार बार आग के जो संकेत होते हैं या फायर सिग्नल्स को दूसरे कैंप में भेजते हुए देखा था, और उसे ऐसा शक है कि कोई लूट या कोई अटैक की या आक्रमण की तैयारी या कोई प्लानिंग की जा रही है. लोकेटेड ऑन द यूफ्रेटिस इन अ प्राइम पोजिशन फॉर ट्रेड इन वुड, copper, tin, oil, wine and various other goods that were carried in boats along the Euphrates between the south and the mineral rich uplands of Turkey, Syria and Lebanon. मारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, व्यापारिक स्थल तो था ही, साथ ही वो ऐसी जगह पर था जिसका बहुत ही प्राइम पोजीशन की वजह से बहुत अच्छी जो उसकी लोकेशन थी, नदियों की जो यूफ्रेटिस नदी है उसके ऊपर बना हुआ था, और वहाँ से होकर जो लकड़ी, तांबा या कॉपर, टिन और तेल या उसके अलावा शराब और दूसरी तरह के जो भी गुड्स होते थे, सामान होते थे, उनको फरात नदी के ज़रिए, यूफ्रेटिस नदी के ज़रिए दक्षिण के और तुर्की, सीरिया और लेबनान के जो ऊंचे इलाके थे अपलैंड से, वहाँ लाया और ले जाया जाता था इन सामान को. तो वो बीच में आता था मारी. मारी इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रॉस्पेरिंग ऑन ट्रेड. तो जो मारी सिटी थी वो व्यापार के बल पर एक समृद्ध हुए शहरों में से एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था. बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड एंड वाइन एंड ऑयल जार्स वुड स्टॉप एट मारी ऑन देयर वे टू द सदर्न सिटीज़. तो क्योंकि मारी ऐसी जगह पे बना था जो दूसरे शहर थे, वहाँ जो सामान लाने ले जाने के रास्ते पर था, तो वहाँ पर जो बोट्स होती थी जिनमें ये इस तरह का सामान लाया और ले जाया जाता था, जैसे ग्राइंडिंग स्टोन्स है, वुड है, वाइन है और ऑयल लाने ले जाने वाले जो बोट्स थी वो वहाँ पर रुकती थी. ऑफिसर्स ऑफ दिस टाउन would go aboard and inspect the cargo. A single river boat could hold 300 wine jars and levy a charge of about 1/10 the value of the goods before allowing the boat to continue downstream. मारी के जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, वो इन बोट्स पर जाते थे और वहाँ पर उस सामान का इंस्पेक्शन करते थे, उस सामान की जांच करते थे जो उस पर होता था, और जो एक कार्गो है या एक सिंपल जो सिंगल रिवर है उस पर अराउंड 300 वाइन जार एक साथ लाए और ले जाए जा सकते थे. तो उस सामान को, उन सामान से भरे हुए जो जहाज़ होते थे उन पर इंस्पेक्शन के लिए मारी के जो ऑफिसर्स थे वो जाते थे, और जो भी सामान वहाँ पर होता था उसका टोटल वैल्यू का 1/10% वो चार्ज किया करते थे, उसका लेवी लिया करते थे उसका. तो और उसके बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन मिलती थी. बार्ली केम इन स्पेशल ग्रेन बोट्स. बार्ली यानी जो
जौ होता था वो एक विशेष किस्म की नाव पर या बोट पर आता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैबलेट्स रेफर्स टू कॉपर फ्रॉम एलाशिया, द आइलैंड ऑफ साइप्रस नोन फॉर इट्स कॉपर एंड टिन वाज ऑल्सो एन आइटम ऑफ ट्रेड। तो सबसे मुख्य बात यह थी कि कुछ टैबलेट्स पर ये रेफर किया गया है, बताया गया है कि जो साइप्रस का एक आइलैंड है एलाशिया, वहाँ से जो तांबा आता था वो बहुत ही मेन आइटम होता था। कॉपर और टिन ये मुख्य रूप से व्यापार किया जाता था इसका। एज ब्रॉन्ज वाज द मिनरल इंडस्ट्रियल मटेरियल फॉर tools and weapons. This trade was of great importance. और जो कांसा था जो कि टिन और कॉपर से मिलकर बनता था, तो उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल होता था ये इंडस्ट्री के लिए, और इससे टूल्स बनाए जाते थे और हथियार बनाए जाते थे। Thus, although the kingdom of Mari was not militarily strong, it was exceptionally prosperous. तो अगर मिलिट्रली देखें मारी की पोजीशन तो ये सैनिक दृष्टि से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी जो प्रॉस्पेरस था वो व्यापार की वजह से बहुत ही अलग था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। नाउ एक्सकेवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स, मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई या एक्सकेवेटिंग। टुडे मेसोपोटामियन एक्सकेवेटर्स हैव मच हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी एंड केयर इन रिकॉर्डिंग देन इन द ओल्ड डेज, सो दैट फ्यू टेक ह्यूज एरिया द वे ओल्ड वाज एक्सकेवेटेड। तो आज के समय में जो मेसोपोटामिया है उसके जो पूरा स्थल है, पुराने जो समय के जो स्थान हैं उनके एक्सकेवेशन का यानी उत्खनन का पहले से जो उत्खनक थे जो खुदाई का काम करते थे उनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा हायर स्टैंडर्ड के हो गए हैं, अधिक स्किलफुल हो गए हैं, और उनके जो काम है वो भी ज़्यादा एक्यूरेसी वाले और पूरी सावधानी के साथ में रिकॉर्ड्स रखने वाले हो गए बजाय पुराने दिनों के। तो इसी वजह से जो पहले बहुत ह्यूज एरिया में जो खुदाई का काम होता था, डिगिंग होती थी, उसकी जगह अब बहुत कम थोड़ी जगहों पर होने लगी और पूरी सावधानी के साथ में होने लगी है। Moreover, few archaeologists have the fund to employ large team of excavators, thus the mode of obtaining the data has changed. तो और आज के समय में जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो बहुत ज़्यादा उनके पास फंड या धनराशि होती जो एक साथ बहुत बड़े लार्ज टीम को खुदाई के काम में लगा सके। एक्सकेवेटर्स जो है उनकी एक बड़ी टीम के काम में लगा सकते हैं वे लोग, और इसीलिए जो जानकारी प्राप्त करने का जो तरीका है, मोड है, वो भी बदल गया है। टेक द स्मॉल टाउन एट अबू सलाखिब, about 10 hectare in area in 2500 BC with a population less than 10,000। तो इसकी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो अबू सलाखिब करके एक छोटा सा कस्बे का उदाहरण लेते हैं, तो यह कस्बा जो टाउन था वो उसका एरिया था अराउंड 2500 BC के ईसा पूर्व के समय में 10 लाख हेक्टेयर पर बसा हुआ था, और इसकी जो पॉपुलेशन थी वो 10,000 से कम थी। द आउटलाइंस of walls were at first traced by scarping surface। तो उसकी जो दीवारें हैं उसकी आउटलाइंस यानी रूपरेखा को स्क्रैप करके सरफेस को उसको निकाला गया था, उसके खरोंचने से उसकी सतहों को निकाला गया था। This involves scraping of the top few millimeters of the mound with the sharp and wide end of a trowel और अदर टूल्स। तो और इस स्क्रैपिंग के लिए जो उसकी दीवारों को खोद के निकाला था, तो उसकी जो अपर लेयर है, टॉप लेयर है, उसकी कुछ मिलीमीटर नीचे तक भी जो टीला है, जो मिट्टी है, उसको कुछ औजारों की वजह से खोद कर निकाला गया था, जैसे कि
शावल है या कुछ फावड़े या इस तरह के जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जिनके चौड़े मुंह और धार तेज होती है, उनसे खरोच के निकाला गया था। While the soil underneath was still slightly moist, the archaeologists could make out different colors, textures and lines of bricks wall or pit or other features. तो जो नीचे की जो मिट्टी उनको खोदा गया था, जो मिट्टी थी नीचे की, वो थोड़ी सी तब भी मॉइस्ट थी, यानी नमी वाली थी। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने अलग अलग कलर की, डिफरेंट कलर्स की और उनकी अलग बनावट की ईंटें तथा दीवारों की जो पोजीशन थी या स्थिति थी और उसके जो पिट्स थे, गड्ढे और दूसरी विशेषताओं का पता लगा लिया आर्कियोलॉजिस्ट ने। तब अ फ्यू हाउसेज दैट वर डिस्कवर्ड वर एक्सकेवेटेड, कुछ घर निकले थे जो खुदाई हुई थी, उसमें कुछ घरों को खोद निकाला गया था। द आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो सेव्ड through tons of earth to recover plants and animal remains, and in the process identified many species of plants and animal and found large quantity of charred fish bones that had been swept out on to the streets। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने बहुत से पशु, पौधों और उनके जो रिमेन्स थे, अवशेष थे, उनको प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी को खोजा था, खोद कर निकाला था, छानबीन की थी उसकी, और उसी के चलते उन्हें पौधे और जो एनिमल्स थे उनकी बहुत सी स्पीशीज़ एंड प्रजातियों का पता लगाया। और उन्हें बहुत बड़ी संख्या में जली हुई मछलियों की हड्डियां भी मिली जो घरों से निकालकर बाहर स्ट्रीट में डाल दी गई थी। प्लांट सीड्स एंड फाइबर रिमेन्ड आफ्टर डंग केक्स हैड बीन बर्न्ड एज फ्यूल एंड देन द किचन्स वर आइडेंटिफाई। तो वहाँ पर जले हुए जो डंक कैक से, यानी कि जो उपले हैं, कंडे होते हैं, उनके जलने से जो फ्यूल निकलता, फ्यूल के रूप में उनको यूज़ किया जाता था। तो उनमें से निकले हुए जो प्लांट्स के सीड्स थे और कुछ फाइबर के रेशे भी मिले हैं, उससे रसोई घर का आइडेंटिफाई किया है, रसोई घरों का पता चला है। लिविंग रूम्स वर दोज विथ फ्यूअर ट्रेस्ट, तो जो लिविंग रूम थे जहाँ पर रहते होंगे लोग, उन कमरों के बारे में थोड़ी कम जानकारी मिली है। बिकॉज दे फाउंड द टीथ ऑफ वेरी यंग पिग्स ऑन द स्ट्रीट्स, आर्कियोलॉजिस्ट concluded that pigs must have roamed freely here as in any other Mesopotamian town। क्योंकि यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को जो पिग होते हैं उसके दांत मिले हैं स्ट्रीट में, तो इसीलिए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ पर मारी में जो पिग थे वो बिल्कुल फ्री घूमते थे। ऐसा उन्हें मेसोपोटामिया के और किसी भी टाउन में देखने को नहीं मिला। In fact, one house burial contained some pig bones. The dead person must have been given some pork for his nourishment in the afterlife। और यहाँ तक कि एक घर की जो कब्र मिली है एक घर से, वहाँ पर उसमें कुछ पिग की बोन्स भी मिली है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो डेड पर्सन है उसकी मृत्यु के बाद के जीवन के लिए, उसकी नरिशमेंट के लिए जो सुअर है उसका मांस रखा जाता था, कुछ पीस वहाँ पर रखे जाते थे कब्र में भी। द आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो मेड माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ रूम फ्लोर्स टू डिसाइड विच रूम इन अ हाउस वर रूफ्ड और एंड विच वर ओपन टू द स्काई। तो यह भी उन्होंने बहुत बारीकी से माइक्रोस्कोपिक अध्ययन स्टडी के करने से ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश की है या निष्कर्ष निकाला कि कौन से कमरों पर जो पोपलार होता है, एक प्लांट ट्री होता है, या जो पाम ट्री है उसकी पत्तियों से ढका हुआ उसके और पोपलार ट्री के बीम से कवर्ड कौन सा कमरा है और कौन सा खुले छत वाला जिसकी ओपन स्काई होता था, ऐसे रूम कौन से हैं। तो इस तरह के लिए उन्होंने बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्टडी की है। नाउ पेज नंबर 45, सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामिया की संस्कृति में शहर या शहरों का महत्व। मेसोपोटामियंस वैल्यूड सिटी लाइफ इन विच पीपल ऑफ मैनी कम्युनिटीज एंड कल्चर्स लिव्ड साइड बाय साइड। आफ्टर सिटीज वर destroyed in war,
दे रिकॉल दैम इन पोएट्री। मेसोपोटामिया के जो लोग थे, मेसोपोटामियन हैं, वो शहरी जीवन को बहुत महत्व देते थे, वैल्यू देते थे सिटीज़ को, और जहाँ उनके बहुत से कम्युनिटीज़ और कल्चर यानी समुदाय और संस्कृति के लोग रहते थे और वे भी साथ रहा करते थे। और जब कोई शहर युद्ध में नष्ट हो जाता था तो वे अपने काव्यों के जरिए, अपनी कविताओं के जरिए उन्हें याद किया करते थे। द मोस्ट poignant remembered to us of the pride Mesopotamians took in their cities comes at the end of the Gilgamesh epic, which was written on 12 tablets. मेसोपोटामिया के लोगों को अपने शहरों पर कितना गर्व था, इस बात का पता हमें सबसे अधिक एक बहुत ही पॉइंट या मर्मस्पर्शी कविता से मिलता है, जो कि गिलगमेश एपिक है। उससे हमें महाकाव्य है, उससे हमें इस बारे में पता चलता है। और ये जो महाकाव्य है ये 12 टैबलेट्स पे लिखा गया है। Gilgamesh is said to have ruled the city of Uruk some time after Enmerkar, a great hero who subdued people far and wide. He got a shock when his heroic friend died. तो जो गिलगमेश था उसके बारे में कहा जाता है कि यह जो एनमार्कर था उसके बाद के समय में उसने उरुक नगर पर, सिटी पर शासन किया था। और वो एक महान योद्धा था जिसने फॉर एंड वाइड यानी दूर दूर तक के प्रदेशों पर अपने अधीन कर लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था और बहुत ही बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था उसने। लेकिन उसे तब बहुत बड़ा झटका लगा या शौक लगा जब उसका जो एक वीर मित्र अचानक से मर गया था। He then set out to find the secret of immortality, crossing the waters that surrounded the world. After a heroic attempt, Gilgamesh failed and returned to Uruk. तो जब उसे अपने फ्रेंड की डेथ के बारे में पता चला तो वो बहुत ही निराश हुआ और उसने अमरता, जिसे इमॉर्टलिटी कहते हैं, उसकी खोज के लिए, उसके सीक्रेट को पाने के लिए एक यात्रा पर निकल गया। और उसने वाटर यानी सागरों, महासागरों को पार किया और पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन वह अपने इस काम में सफल नहीं हो सका और वापस से उरुक शहर लौट आया। There he consoled himself by walking along the city wall back and forth. वहाँ पर अपने आप को सांत्वना देने के लिए, कंसोल करने के लिए वो अपनी सिटी की जो वॉल थी उस पर चहलकदमी कर रहा था, आगे पीछे चलकर चहलकदमी करते हुए घूम रहा था। He admired the foundation made of fire brick that he had put into place. तो तब उसकी नज़र उन पकी हुई ईंटों पर पड़ी, फायर में जो आग में पकाई गई थी उन पकी ईंटों पर पड़ी, जो उसके प्लेस की फाउंडेशन में डाली गई थी, उसकी नींव में लगाई गई थी ईंटें। It is on the city wall of Uruk that the long tale of heroism and endeavor fizzles out. तो उनको देखकर उसने एडमायर किया, भावविभोर हो उठा और उन ईंटों को देखकर। तो इस प्रकार जो उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर इस महाकाव्य की जो लंबी और वीरतापूर्ण जो साहस भरी कथा थी उसका अंत हो गया। Gilgamesh does not say that even though he will die, his sons will outlive him, as a tribal hero would have done. He takes consolation in the city that his people had made. तो यहाँ पर गिलगमेश ने एक जो ट्राइबल हीरो है उसकी तरह यह नहीं कहा कि उसका अंत निश्चित है, पर उसने कहा कि उसके बाद में उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे जो इस नगर का आनंद लेंगे। तो इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है और जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था।